Hi friends, today's topic is hysteresis curve. It is made for ferromagnetic material only. तो क्या होता है हिस्टेरेसिस कर्व और ये क्या सिग्निफाइज करता है? तो सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट को समझ लो. दिस इज नथिंग बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और इसको हम लोग ने यहाँ पे वायर वाउंड किया हुआ है. ये वायर को हम लोग ने सप्लाई दिया है ऑल्टरनेटिंग का मतलब जिसमें करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ T1, 0 से T1 के लिए एक करंट का डायरेक्शन होगा, वैल्यू बढ़ेगा करंट का. T1 से T2 करंट का वैल्यू कम होते जाएगा और 0 हो जाएगा. T2 से T3 डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स और T3 से T4 करंट का वैल्यू 0. अब इसको कैसे सोचते हम लोग? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन होते. फिलहाल मैं डोमेन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये एटम्स है जो रैंडम डायरेक्शन में है. फिलहाल मैंने स्विच ऑन किया, करंट ने इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ. जैसे ही वायर में से समझो एक डायरेक्शन लेता हूं मैं, ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. दिस इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड. तो विल अज्यूम राइट हैंड थंब रूल यूज करके ये करंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाने वाला है. तो दिस इज माय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल ये है. जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, ये अंदर वाले जो एटम्स है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अब नॉन जीरो हो जाएगा. मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा. तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगा वो बढ़ेगा. पहले सिर्फ वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड था और अब मटेरियल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज. तो हम ऐसा सोचेंगे करंट धीरे 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 बढ़ रहा है, बी एक्सटर्नल बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है. तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं H वर्सेस B. H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज डिपेंडिंग ऑन करंट. अगर हम करंट बढ़ा रहे H बढ़ेगा तो B एक्सटर्नल भी बढ़ेगा. तो ग्राफ क्या होगा इसका? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये मेरा ग्राफ बनाया मैंने, ऐसा बढ़ते जाएगा. लेकिन अब सोचो मटेरियल के अंदर अगर सिर्फ 1000 एटम्स है और 1000 के 1000 रोटेट हो गए, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना भी बढ़ा लूँ तो B का वैल्यू नहीं बढ़ेगा क्योंकि सब लोग रोटेट हो गए. मटेरियल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो अगर मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बढ़ेगा तो H तुम कितना भी बढ़ा लो, B नहीं बढ़ने वाला है. तो ये कांस्टेंट हो गया और जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन. सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट. B नहीं बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है, लेकिन B नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जितने एटम्स थे सब रोटेट हो चुके हैं. अब करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम तक पहुंच गया. अब जब करंट मैक्सिमम तक पहुंच गया तब मैं सैचुरेशन में चला गया था. अब करंट का वैल्यू कम हो रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होते जा रहा है. जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा तो ये अंदर वाले जो एटम रोटेट हुए थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे और रैंडम डायरेक्शन में चालू करेंगे तो M नेट मेरा कम होते जाएगा. M नेट कम होगा तो B का वैल्यू भी कम होते जाएगा. तो नाउ करंट विल डिक्रीज. तो ये करंट इधर नीचे कम हो जाएगा तो B का वैल्यू भी कम होते गया और एक पॉइंट मिला यहाँ पे, पॉइंट P एंड दिस इज O. अब O पॉइंट पे 0 है, H 0 मतलब होगा करंट 0. करंट 0 फिर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है. दैट मीन्स O से P वाला पार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझ लो. भी जब मैंने करंट 0 कर दिया, यहाँ पे करंट मैंने यहाँ पे डायग्राम में
करंट मेरा जीरो हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, फिर भी मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, मतलब इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करके रखा है। तो O से P वाला जो डिस्टेंस है हमारे डायग्राम में, O से P वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा रिटेंटिविटी रिप्रेजेंट करता है। अब रिटेंटिविटी का एडवांटेज क्या, अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ये रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए, और टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मतलब अगर मैंने करंट जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए और मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे ये टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट का रिटेंटिविटी हमेशा कम होना चाहिए। तो रिटेंटिविटी याद रखना, रिटेंटिविटी परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई, टेम्पररी मैग्नेट के लिए लो। तो ये O से P जो डिस्टेंस है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा करंट जो जीरो पे आया हुआ है, यहाँ पे वापस से, यहाँ से ये जब जीरो पे आ गया तो क्या इधर रुकने वाला है क्या? तो आंसर है नहीं, वो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। अगर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चालू करेगा तो बी एक्सटर्नल का डायरेक्शन रिवर्स होना स्टार्ट होगा ये साइड पे, और अब सब एटम ये साइड पे रोटेट होना स्टार्ट हो गए। तो मेरे ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाओ। जब मेरा H करंट जीरो पे आने लगा तो मेरा ये B वाला वैल्यू यहाँ से P तक पहुँच गया, यहाँ पे जीरो। अब मेरा करंट नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में, तो ये ग्राफ ये आगे बढ़ेगा ये ऐसे, और एक पॉइंट मिला Q। अब ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, ये Q पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो O से Q वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। अब बात को समझ लो, कोअर्सिविटी क्या। जब P पॉइंट में मैं था तो मेरे सब एटम मेरे राइट साइड पे थे इधर। जब मैं Q पॉइंट पे आ रहा हूं, मतलब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया है। तो अब O से Q वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट आई हैव अप्लाइड टू मेक रिटेंटिविटी जीरो। ये पॉइंट को जीरो पे लेके आए। अब ये पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल बन गया, लेकिन वो नॉर्मल पे लाने के लिए पहले यहाँ पे जब था तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा था क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। जब P से Q आ गए तो उसने अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब छोड़ दिया क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे वो नॉर्मल मटेरियल हो गया, लेकिन P से Q लाने के लिए मैंने कुछ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड दी रिवर्स डायरेक्शन में, और उसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। तो कोअर्सिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक इट्स रिटेंटिविटी जीरो। रिटेंटिविटी जीरो करने के लिए ये कोअर्सिविटी लगता है। तो कोअर्सिविटी परमानेंट मैग्नेट के लिए कैसा होना चाहिए और टेम्पररी मैग्नेट के लिए कैसा होना चाहिए। अब सोचो, मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, मैंने आपको दिया, आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया छोटा सा, और मेरा मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। ऐसा चलेगा क्या? तो आंसर है नहीं। अगर मेरा मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है तो कोई कितना भी रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे, मेरे मैग्नेट को उसका प्रॉपर्टी रिटेन करना पड़ेगा। तो कोअर्सिविटी शुड बी वेरी हाई फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना इतना इजी काम नहीं होना चाहिए, तो कोअर्सिविटी हाई होना चाहिए। टेम्पररी मैग्नेट में कैसा? तो थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में दिया और वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, तो कोअर्सिविटी फॉर टेम्पररी मैग्नेट शुड बी लो। तो यहां से मुझे कंक्लूजन मिला, ये दोनों वैल्यू हाई होना चाहिए फॉर परमानेंट मैग्नेट।
और ये दोनों वैल्यू लो होना चाहिए फॉर टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो O से Q वाला पार्ट परमानेंट मैग्नेट के लिए बड़ा होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते, क्या मेरा करंट रिवर्स में रुकने वाला है क्या? तो आंसर है नहीं। तो अब ये मैग्नेटाइज्ड होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, फिर सैचुरेशन पे आ जाएगा, फिर करंट वापस से जीरो की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ इधर से नीचे है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला P डैश। अब ये P डैश पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो जैसे O से P रिप्रेजेंट कर रहा था रिटेंटिविटी, O से P डैश भी रिटेंटिविटी ही है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। करंट इधर रुकेगा नहीं, वापस पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे इधर आ गया Q डैश पॉइंट, और ये कोर्सिविटी हो गया। यहाँ से आगे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे सैचुरेशन, फिर वापस रिवर्स एंड सो ऑन। ये पाथ फॉलो करते रहेगा ये। तो ऐसा ग्राफ मिल गया, और ये ग्राफ को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। अच्छा सर, मिल तो गया, बराबर है, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ थोड़ा सा समझ लो। एरिया अंडर दिस कर्व अगर मुझे ढूंढना है, एरिया अंडर दिस कर्व, तो बेसिक आइडिया क्या होता है? किसी का भी एरिया ढूंढना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लेता हूँ तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो h इनटू b करना होगा। तो इसका यूनिट सोचते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। सो एरिया अंडर दिस कर्व is B into H. B का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू दिस बिकम एम्पियर मीटर, दिस एम्पियर एम्पियर गेट कैंसल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं, मीटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब। न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट वर्क डन, एंड वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड मीटर क्यूब इज वॉल्यूम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया जितना ज्यादा तो एनर्जी कंजम्पशन उतना ही ज्यादा। अच्छा, एनर्जी कंजम्पशन, यस, दिस इज एनर्जी कंजम्पशन, और मैं कंजम्पशन भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लॉस। लॉस क्यों? अब आपको समझो कोई बिठाता है सामने, बोलता है पहले सामने देखो, तुम सामने देख रहे हो, फिर बोलता है पीछे देखो तो तुम पीछे देख रहे हो, फिर वापस बोला सामने देखो पीछे देखो, बार बार यही करते रहोगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं, दिस इज लॉस। तो यहाँ पे भी हम एटम के साथ में कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। पहले एटम को रोटेट करवाया मैंने राइट साइड पे इधर, फिर बोला अब बस हो गया इधर आ जाओ, तो अब मैं एटम को रोटेट करवा रहा हूँ ये साइड पे। तो एटम को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है वो मेरा ये ग्राफ बता रहा है। तो हिस्टैरिसीस अगर मुझे डिफाइन करना है तो इट इज नथिंग बट लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो मैं आपको दो ग्राफ बना के देता हूँ, और ऐसा सोचो कि तुम लोग एसी लेने जाते हो, एसी खरीदने वाले को आपने बोला मुझे हिस्टैरिसीस लूप दिखाओ ये एसी का, तो दुकान वाले ने आपको दो ग्राफ बना के दिखाया कि ये ग्राफ है AC1 का और दूसरा ग्राफ है ये AC2 का। दिस इज AC नंबर 1 एंड दिस इज AC नंबर 2। कौन सा AC प्रिफर करोगे? तो जिसका एरिया अंडर कर्व कम होगा वो प्रिफर करना है, दैट मीन्स AC नंबर 2। अगर मैं बात करूं मटेरियल के बारे में तो स्टील सबसे स्ट्रांग होता है, तो
तो उसके एटम को रोटेट करवाना डिफिकल्ट होता है, इसके लिए उसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होता है। तो दिस इज बेसिकली स्टील का ग्राफ, और दिस इज नथिंग बट सॉफ्ट आयन, जिसके पार्टिकल या जिसके एटम्स को रोटेट करना ईजी होता है। तो ये ग्राफ लॉस ऑफ एनर्जी बताता है। ये ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कम होना चाहिए, दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी कम है। और यही बेसिस पे तुम लोग को स्टार रेटिंग देते हैं कि 3 स्टार अप्लायंसेस, 4 स्टार अप्लायंसेस, 5 स्टार। इट इज बेसिकली दिस मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये था हिस्टेरेसिस। फॉर नेक्स्ट स्टे ट्यून।